पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिफ मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट रिसेंटली काफी सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें वो बताते हैं कि ईरानियन ऑयल की तस्करी जो कि बलूचिस्तान रीजन में हो रही है उसके ऊपर वो कंप्लीटली रोकथाम लगा देना चाहते हैं। अब इस स्टेटमेंट में उनके स्ट्रेस और एम्फेसिस से ये पता चलता है कि इस मामले में वो काफी सीरियस है और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है जिससे हर दिन 12 मिलियन लीटर तक का तेल स्मगल किया जाता है, जिसकी तस्करी होती है, इसको वो इस हद तक खत्म कर देना चाहते हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं कि कुछ लीटर तेल भी इधर से उधर ना होने पाए। अब जहां दुनिया भर के एनालिस्ट्स के लिए ये स्टेटमेंट फ्यूचर डिफाइनिंग है, प्रैक्टिसेबल है, अगर इन अल्फाज को बकौले उनके एक्शन में लाया जाता है तो पाकिस्तान के खराब इकोनॉमिक सिचुएशन को एक नया टर्न मिलता है, पाकिस्तान के फेट को एक नया टर्न मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल से अपोलोजाइज, मैं माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट एक स्टूपिड स्टेटमेंट है। स्टूपिड स्टेटमेंट इन द सेंस कि एट द फर्स्ट प्लेस अगर आप देखें तो इस स्टेटमेंट की कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है, इससे रिगार्डिंग, इससे कंसर्निंग कोई अभी तक प्रॉपर प्लान हमारे सामने नहीं रखा गया है। सेकेंडली, अगर आप ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इससे जाहिर होता है कि आप इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इतना बड़ा मुल्क चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन आपको बलूचिस्तान और बलोचों के मामलात और हालात के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ने, बड़े बड़े सोशल मीडिया पर्सनालिटीज ने अपने हद तक इसके ऊपर रिसर्च किया है, इसको एक्सप्लोर किया है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन की है, इसको लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो जब अपने लोगों से पूछते हैं कि भाई बताओ बलूचिस्तान में क्या हालात है, तो उनके लोग उन्हें बताते हैं कि बलूचिस्तान में तो जोरों शोरों से स्मगलिंग चल रही है और ये स्मगलिंग का नाम सुनते ही वो अपने कैपिटल सिटीज में बैठकर, अपने बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े स्टूडियोज में बैठकर, अपने कमरों में बैठकर एसी ऑन करके, अपने स्नैक्स साइड पे करके, सोफास पे बैठकर, बेड्स पे बैठकर, अपने IMAX, अपने लैपटॉप सामने करके टाइप करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि बलूचिस्तान में तो काफी जोरों शोरों से स्मगलिंग हो रही है और इस स्मगलिंग को रोकने के लिए जरूरी है कि फोर्सेस अपना फर्ज निभाएं, सरकार अपनी फर्ज निभाए, ताकि इस स्मगलिंग को रोककर हम अपने मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन में सुधार ला सके। पाकिस्तान जो एक खराब फेज से गुजर रहा है उस खराब फेज से निकल सके हम। मेरा नाम सुदेश रफीक है, मेरा ताल्लुक पंजगूर मकुरान बलूचिस्तान से है। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने रिसेंटली अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है और मेरा इस मुद्दे पर बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जहां बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इस मुद्दे पर, यानी स्मगलिंग के इस टॉपिक पर बात करने के लिए, एनलाइटमेंट के लिए 4 लोगों से मालूमात की जरूरत होती है, वही यही स्मगलिंग मेरी आंखों के सामने बचपन से होती चली आ रही है। इन स्मगलर्स में जिनको सरकार ढूंढ रही है, इनमें मेरे दोस्त भी शामिल हैं, मेरे हमसाये भी शामिल हैं, मेरे रिश्तेदार भी शामिल हैं। जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं इन्हीं स्मगलर्स को स्मगलिंग करते जाते देखता हूं। जब वो स्मगलिंग करके वापस आ रहे होते हैं तो मैं इन स्मगलर्स से मुलाकात भी कर लेता हूं कभी कभी। मेरे इस मुद्दे पर बात करना इसीलिए जरूरी है कि जिस स्मगल्ड ऑयल के ऊपर आपके इतने सारे ऑब्जेक्शंस हैं, वही स्मगल्ड ऑयल हमारे लिए हमारी जिंदगी है, बलूचिस्तान की जिंदगी है। वही स्मगल्ड ऑयल हम में से हर एक इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, मॉलिक्यूल है, कंपोनेंट है। बलूचिस्तान के मुद्दे पर जाने से पहले ये जरूरी है कि स्टेटमेंट का, आसिफ मुनीर साहब के, वेरी रिस्पेक्टेड आसिफ मुनीर साहब के स्टेटमेंट का ड्राइविंग फोर्स क्या था और इसके पीछे का पस मंजर क्या है। हमें पता है कि पाकिस्तान के हालात खराब चल रहे हैं। इनफैक्ट जब पहली बार इमरान खान को अरेस्ट किया गया था तो उसी टाइम IMF ने बता दिया था कि हम आपके मुल्क के पॉलिसी से खुश नहीं है, हम आपके मुल्क के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से खुश नहीं है। IMF के जो स्पोक्स पर्सन थे, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उस टाइम नेगोशिएट कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि $6.5 बिलियन का जो असिस्टेंस प्रोग्राम है जो कि IMF की तरफ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलने वाला है, उसका मिलना भी काफी मुश्किल है क्योंकि रीजंस काफी ऑब्वियस है। रीजन आपके हालात हैं जिनको दुनिया देख चुकी है और देख भी रही है। आपको पता है कि अभी आपके फॉरेन रिजर्व्स 13 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगस्त के महीने में आपकी यौम आजादी यानी 14 अगस्त से पहले तक आपके फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ $4 बिलियन थे, जिनसे सिर्फ आप 1 महीने तक ही सर्वाइव कर सकते थे। अभी रिसेंटली आपने कुछ ऐसी चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा दी है, इनकी इंपोर्ट को बंद कर दी है जो कि आपके इंडस्ट्रीज में फ्रीक्वेंटली यूज होती है और जिनकी अवेलेबिलिटी ना होने पर आपके इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन के ऊपर काफी बड़ा असर आ सकता है। इसी साल यानी 2023 के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो GDP ग्रोथ रेट आपकी 0.6% है। इंडिया जो आपके साथ आजाद हुई थी, इंडिया की 6.4% है। बांग्लादेश जो आपके बाद आजाद हुई थी उसकी 5.3% है। इवन नेपाल तक की जो ग्रोथ रेट है GDP
वो 4.1 है, जो काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। आईएमएफ आपको वाज़ेह अल्फाज में बता चुकी है कि वो आपके इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से खुश नहीं है, और लास्ट के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप वापस उनके पास जाएंगे और वो आपकी मदद भी करेंगे। आपके सबसे अच्छे दोस्त, सबसे प्यारे दोस्त चाइना, जो कि आपकी सबसे बड़ी बायलैटरल क्रेडिटर है, उसके $30 बिलियन आपको उधार के चुकाने हैं, उसके बारे में सोचिएगा। आपकी आवाम सड़कों पे निकली हुई है क्योंकि वो आपके बार बार टैक्सेस बढ़ाने के इस अमल से खुश नहीं है, और वो रिस्पॉन्स में ज्यादा कुछ अच्छे रिस्पॉन्सेस दिखा भी नहीं रही है। अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के साथ जब आपकी आवाम सड़कों पे निकली थी तो आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि हम हेल्पलेस हैं, हम होपलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे खतरनाक सिनेरियो हो सकता है अगर हम इमेजिन करें, लेकिन यहाँ शक्ल इमेजिनेशन की नहीं बल्कि रियलिटी की है। अगर इन शॉर्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करें तो पाकिस्तान की सिचुएशन काफी खराब है, और इस सिचुएशन में पाकिस्तान के वेरी रिस्पेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सईद आसिफ मुनीर साहब 1991 के इंडिया के मनमोहन सिंह बनने की कोशिश करते हुए कराची में एक मीटिंग करते हैं। इस 4 घंटे की मीटिंग में उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को बुलाया था। उनसे बात करते दौरान उन्होंने बताया था कि वो पाकिस्तान में 75 और $100 बिलियन तक के दरमियान की इन्वेस्टमेंट, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के मार्केट में लाने वाले हैं। उनका कहना था कि जब वो सऊदी गए थे तो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उन्हें अश्योरेंस मिली थी उनके रिक्वेस्ट पर कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल के अंडर मोहम्मद बिन सलमान $25 बिलियन सऊदी अरबिया की तरफ से इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान की मार्केट में। ऐसे करके उन्होंने बताया कि वो अपने अगले दौरों पर कुवैत और कतर से भी 25-30 बिलियन डॉलर्स लेके आएंगे, और ऐसे 75 और 100 के दरमियान तक के बिलियन डॉलर्स इकट्ठे करने के बाद वो पाकिस्तान के मार्केट को, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को संभाल लेंगे। और यही मीटिंग उन्होंने लाहौर में की। लाहौर के बिजनेस टाइकून से बात करने के बाद फिर एक बात निकल के सामने आई कि उन्होंने ये भी कहा था कि ईरानियन ऑयल की तस्करी जो कि बलूचिस्तान के रीजन में की जा रही है उसके ऊपर वो कंप्लीटली रोकथाम लगा देना चाहते हैं। तो वो पहले जब हमने पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर बात की वो तो ड्राइविंग फोर्स थी, और ये इसका पस मंजर है। अब देखिए, $1 बिलियन टैक्सेस का नुकसान हर साल इस स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को होता है, और हर महीने $10 बिलियन का नुकसान इस स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ता है। लेकिन इस बात की रियलाइजेशन हमें भी है कि ईरानियन ट्रेड के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की जितने भी सैंक्शंस, जितनी भी पाबंदियां लगे हैं, उसका प्रेशर आपको भी उठाना पड़ रहा होगा कि आप किसी भी तरह से ट्रेड में उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सैंक्शंस जो है दुनिया के सामने विविडली जाहिर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लॉजिकल सी बात है कि किसी भी मुल्क के ऊपर 100% सैंक्शंस नहीं लग सकते, और अगर दुनिया को दिखाने के लिए 100% सैंक्शंस लग भी रहे हैं तो भी वो प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर ईरान से ऑयल की प्रोडक्शन और ईरान से ऑयल का पहुंचना दुनिया को बंद हो जाता है तो दुनिया के अंदर ऑयल के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, जो दुनिया को कोई भी मुल्क नहीं चाहता। इसकी सबसे रिसेंट एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जब जंग स्टार्ट हुई थी तो रशिया के ऊपर भी काफी सारे सैंक्शंस लगे थे, लेकिन फिर भी इंडिया जो है अपनी ऑयल रशिया से ले रही है। चाइना अपनी जो ऑयल की किल्लत है उसको रशिया से पूरी करी। इनफैक्ट ये जो दोनों ममालिक हैं, इंडिया और चाइना, ये रशियन ऑयल के सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें सिर्फ सैंक्शंस का प्रेशर है? और सैंक्शंस का अगर आपको प्रेशर है भी तो सैंक्शंस अभी थोड़ी लगे, और ये प्रेशर अभी का थोड़ी है। कितने सारे गवर्नमेंट्स गुजरे हैं जो इस सैंक्शंस के दौरान भी इस चीज को चलते हुए देख रहे थे। सर, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन बलूचिस्तान में सेटअप है, आपकी उस एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स की गाड़ियों में सालों से यही तेल डलता आ रहा है। आपके पॉलिटिशियंस जो कि बलूचिस्तान में है उनकी गाड़ियों में भी यही तेल है, और वो यही तेल इस्तेमाल करते आ रहे हैं सालों से। आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में आपके जो ऑफिशियल सर्व कर रहे हैं उनकी गाड़ियों में भी सरकारी तेल, सरकारी फ्यूल के नाम पर यही स्मगल्ड ऑयल, सो कॉल्ड स्मगल्ड ऑयल ही इस्तेमाल हो रहा है। और आपको बताता चलूं कि एक टाइम पे यही स्मगलिंग आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर थी, और आजकल यही स्मगलिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। इनफैक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज में टेक्नोलॉजिकल टच देते हुए टोकन सिस्टम भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया था, जिससे तमाम गाड़ियों को ट्रैक भी किया जाता है। एंड इनफैक्ट सर, मजे की बात यह है कि रिसेंटली आपकी इसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी स्मगलिंग को लेकर एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इंट्रोड्यूस करा दिया था, जिसको हम अपने लोकल जुबान में टोकन सिस्टम बोलते हैं। इससे क्या होता है कि गाड़ियों को ट्रैक किया जाता है कि कौन सी गाड़ी कहां जा रही है और कहां से आ रही है। इनफैक्ट इतना ज्यादा ये सिस्टम एडवांस हो चुका है कि हमारे जो स्मगलर्स हैं, जिनको आपकी एक तरह से गवर्नमेंट पकड़ना चाहती है, उनके मोबाइल फोन्स पर मैसेजेस भी आते हैं कि आज जो है आपकी स्मगलिंग की बारी है और कल उसकी बारी है, और ये पूरा डेटा आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में खूबसूरती से रखा जाता है। और तो और सर, अगर आप बलूचिस्तान आते हैं और घूमने का कोई प्लान बनाते हैं तो आपको भी अपनी सरकारी गाड़ी में यही तेल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सर रियलिटी ये है कि आपके शेल और पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पंप्स आज तक बलूचिस्तान नहीं पहुंचे। ये हकीकत है, इसीलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कभी भी।
सर यहाँ पे ना सिर्फ तेल की स्मगलिंग होती है बल्कि खाने पीने की चीजों की भी स्मगलिंग की जाती है, जो कि आपके कैपिटल सिटीज में बड़े बड़े मार्केट्स में बिकते हैं। उनको लोग ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनके प्राइसेस भी कम होते हैं। और बलूचिस्तान में लोग उन चीजों को इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि फर्स्टली आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंचते भी हैं तो फंड फैसिलिटीज लेने के बाद वो सारे पैसे आप अपने फेवरेट प्रोविंसेस, फेवरेट सिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लोगों पे कुछ इन्वेस्ट नहीं किया जाता, तो फिर जो टैक्सेस उनके साथ आते हैं वो टैक्सेस लोग यहाँ पे क्यों पे करें, और कर भी नहीं सकते क्योंकि लोग इतने पैसे देना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो ईरानी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी अच्छी होती है और उनके ऊपर कम टैक्सेस भी होते हैं और कम पैसे होते हैं। सर इन तमाम वजूहात के अलावा मुझे ये महसूस होता है कि आपके ऊपर सऊदी का काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि $25 बिलियन की अगर वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आके करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, तो वो आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि आप उनके दुश्मनों के साथ दुश्मनों जैसा ताल्लुक रखें, क्योंकि ईरान और सऊदी के जो रिलेशंस हैं हर किसी को पता है कि वो खराब है। तो वो आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप किसी भी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान की ट्रेड में मदद ना करें, उनकी इकोनॉमिक बैक बनने की कोशिश ना करें। और सर इस $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात अगर ना भी होती तो भी आप सऊदी के ही फेवर में होते, क्योंकि 6.4% शेयर्स के साथ सऊदी आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट पार्टनर है। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि बलूचिस्तान में मेजर रीजन्स में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी ईरान से ही आ रही है। यानी बलूचिस्तान से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुफादात हासिल करने के बाद आप आज तक पूरे बलूचिस्तान को बिजली जैसी बेसिक नीड देने में भी कामयाब नहीं हो पाए, जो कि शर्म की बात है। सर इरानियन ऑयल की जो तस्करी है जिसको आप बंद करना चाहते हैं, ये इसीलिए भी स्टूपिड साउंड करता है क्योंकि ये स्मगलिंग एक प्रोसेस से ज्यादा, एक फिनोमेना से ज्यादा एक एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। आप केपीके और अफगानिस्तान के दरमियान जो आर्म्स की स्मगलिंग होती है उसको बंद कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात होगी। आप शुगर की स्मगलिंग को बंद कर दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी, काफी अच्छी बात होगी, मुल्क की इकोनॉमिक हालत के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप हो गई। आप कैनबिस रेजिन की स्मगलिंग बंद करा दीजिए, बहुत अच्छी बात होगी, जो कि अफगानिस्तान और केपी के दरमियान होती ही रहती है। आप इवन चमन बॉर्डर पर जाकर गाड़ियों की जो स्मगलिंग होती है और बेसिक जो चीजें होती है उनकी स्मगलिंग होती है उसको बंद करा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, क्योंकि वो सारी चीजें नेसेसिटी ड्रिवन नहीं होती हैं बल्कि लग्जरी ड्रिवन होती है। उनको बंद करा के आप सही मानों में अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन सर इसको बंद करना यानी ईरानियन ऑयल की तस्करी, स्मगलिंग को बंद करना ऐसे होगा कि इसको मेटाफोरिकली ऐसे हम समझ सकते हैं कि हैन या फिर टैंग डायनेस्टीज के दौरान सिल्क रूट पे, जब उस टाइम सिल्क रूट पे ट्रेड अपने उरूज पे था, कोई आ जाता है और उस पूरे रास्ते को बंद कर देता है, कहता है कि यहां से ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि इलीगल है। और ट्रेड जब बंद हो जाता है तो उस टाइम दुनिया में जितनी क्योस होती, तबाही होती, उतनी ही तबाही आप बलूचिस्तान में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतनी ही तबाही आप पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को बंद करना, इस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होना पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट डैमेज की इंडिकेशन है। सर आपने और आपके पॉलिसी मेकर्स ने यह देखा है कि ये कैसी एस्टैब्लिशमेंट है जिससे हर दिन 12 मिलियन लीटर तक का तेल स्मगल किया जा रहा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इस एस्टैब्लिशमेंट से 2.2 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं? सर आपने कभी सोचा है कि इन 2.2 मिलियन लोगों के लिए आपने कभी एक लीगल ऑप्शन क्रिएट ही नहीं किया है? इतने साल गुजरने के बावजूद आपने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के लोगों से अगर मैं इन फ्यूचर ये इलीगल चीज छीन लूंगा तो वो किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जा पाए, दूसरे लीगल ऑप्शन की तरफ भी जा पाए। आपने कभी सोचा कि इन 2.2 मिलियन लोगों के लिए आपने क्या किया है? डायरेक्ट एसोसिएशन के बाद आपने कभी सर ये सोचा है कि इनडायरेक्टली इन 2.2 मिलियन लोगों के साथ कितने लोग होंगे, कितने लोगों की जिम्मेदारियां इन पे होंगी? सर क्या आपने कभी सोचा है कि इन 2.2 मिलियन लोगों से अगर आप उनका ओनली ऑप्शन छीन लेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि बलूचिस्तान में बाजारें चलती हैं, छोटी छोटी किराने की दुकानें भी अगर चलती हैं तो वो सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है? अगर स्मगलिंग अगर आप बंद कर देते हैं तो बाजारें खत्म हो जाएंगी, दुकानें खत्म हो जाएंगी, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। बच्चे स्कूल जा पाते हैं, एजुकेशन हासिल कर पाते हैं, अपने हुकूक के बारे में जान पाते हैं, आप ही के प्रपोज सब्जेक्ट्स पढ़ पाते हैं, आप ही की हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिर्फ इसी स्मगलिंग की वजह से। आप बलूचिस्तान जब एंटर करते हैं तो आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि आपके अब्बू क्या करते हैं, तो वो बताएंगे कि मेरे वालिद जो है वो स्मगलिंग करते हैं। और ये बात वो आपको प्राउडली बताएगा। प्राउडली इसीलिए बताता है क्योंकि उसे पता है कि ये एक गलत चीज नहीं है। उसे पता है कि इसके पीछे किसी ने लग्जरी नहीं कमाई, बल्कि इस स्मगलिंग के पीछे उसके जो वालिद हैं वो एक घर को संभाल रहे हैं, एक सोसाइटी को सस्टेन करा रहे हैं, एक सोसाइटी को सर्वाइव करने में मदद करा रहे हैं। जो दुकानें चल रही हैं उनके चलने के पीछे भी मेरे वालिद हैं, एक बड़ा सूबा जो चल रहा है उसके पीछे भी मेरे वालिद का हाथ है। इसीलिए स्मगलिंग यहाँ के लोगों को कभी गलत नहीं लगती।
क्योंकि उस बच्चे को भी पता है कि स्मगलिंग से कभी मेरे वालिद ने किसी दूसरे की हक तलफी नहीं की, बल्कि वो सिर्फ इस स्मगलिंग से हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, जो मुश्किल तो है लेकिन इसी स्मगलिंग की वजह से उनको उम्मीद मिलती है। आपके पॉलिसी मेकर्स के पास इतनी एजुकेशन तो होनी ही चाहिए कि जब आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हो, कोई प्लान बना रहे हो, तो आपके पास एक बैकअप मॉड्यूल भी होना चाहिए उन लोगों के लिए जो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि बलूचिस्तान में कभी और ऑप्शंस आपने पैदा ही नहीं किए, और अगर आप इस वन एंड ओनली ऑप्शन को छीन लेंगे तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बलूचिस्तान पंजाब नहीं है, बलूचिस्तान आपके बाकी सूबों की तरह नहीं है। बलूचिस्तान की लैंड को वो प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं जो आपके बाकी फेवरेट लैंड्स को मिले। बलूचिस्तान के लोगों को कभी भी वो प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं जो आपके बाकी सूबों के, आपके फेवरेट लोगों को मिले। सर, पंजाब आपके बाकी सूबों में और बलूचिस्तान में डिफरेंस ये है कि वहां पे जब घर पे खाना नहीं बनता तो इसका मतलब ये होता है कि आप KFC से, मैकडोनल्ड्स से या फिर अपनी फैमिली के साथ जाके बाहर कुछ खा लेंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन यहां अगर घर पे कुछ नहीं बनता तो इसका मतलब ये है कि कुछ है ही नहीं। सर, कभी ये सोचा गया कि इतने साल गुजरने के बावजूद बलूचिस्तान जो कि आपके पूरे कंट्री की 43% है, उसमें आज तक सिर्फ एक ही KFC आउटलेट है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो काफी सिली लग सकता है, लेकिन इस एग्जाम्पल को देना सबसे बड़ा मकसद ये कि अगर आप एक KFC आउटलेट भी एक जगह पे नहीं खोल सकते तो आप अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट कहां से लाएंगे? इतने साल तक ये चीज जाहिर कर दी है कि आपने कभी भी बलूचिस्तान को एक प्रायोरिटी के तौर पे नहीं देखा। सर, 1950s में जब आपका पूरा मुल्क पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, उस वक्त भी आपकी प्रायोरिटीज सेट थी। 1990s के दौरान भी जब पाकिस्तान सेमी इंडस्ट्रियलाइज था, अंडर डेवलप्ड था, तब भी आपकी प्रायोरिटीज सेट थी। आज के दौर में भी जब आपका मुल्क इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के फेज से गुजर रहा है, तब भी आपकी प्रायोरिटी सेटअप है, आपके लोग प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं और बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगी खत्म करके, क्योंकि इन ट्रू मीन्स ये स्मगलिंग, ये जो काम चल रहा है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, बलूचिस्तान के लोगों के लिए वन एंड ओनली जिंदा रहने का एक जरिया है। इस चीज को खत्म करके आप बलूचिस्तान के लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुश होंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में इंप्रूवमेंट के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, तो आप काफी गलत होंगे। सैंदक और रैकोडिक जो कि बलूचिस्तान के बलोचों के प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे तो कमा लिए और अच्छे ताल्लुकात अपने बायलैटरल क्रेडिटर चाइना से तो बना लिए हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अगर इसके पीछे बलूचिस्तान के लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती तो ये एक गलत इंप्रेशन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है और इस प्रोजेक्ट के शुरुआत से ही आपका ये दावा है कि आप बलूचिस्तान के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, लेकिन आज सीपेक से एम्प्लॉयमेंट आप रख लीजिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी थी जिसको आप खुद अपने सूबे में ले जाना चाहते थे और शायद ले जाएंगे भी, उसको आप खुद ही रख लीजिए, लेकिन इसके पैरेलल आप ये बात ना करें कि आप बलोचों के वन एंड ओनली ऑप्शन को खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे आपके मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आ सकती है। बलूचिस्तान की स्मगलिंग जहां नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक मुद्दा है, वहीं पर बलूचिस्तान की टेररिज्म, बलूचिस्तान में पैदा होने वाली रेजिस्टेंस भी दुनिया के लिए एक मुद्दा है, पाकिस्तान के लिए एक मुद्दा है। लेकिन सर, जो रेजिस्टेंस आप फेस करते हैं, आपका कहना है कि आपने इस रेजिस्टेंस को एक हद तक, इसके मैग्नीट्यूड को खत्म कर दिया है, लेकिन चंद वक्त से जो चीजें चल रही है उससे जाहिर होता है कि इसका मैग्नीट्यूड खत्म नहीं हुआ है। तो बलूचिस्तान से जो रेजिस्टेंस आपको देखनी पड़ रही है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और उस रेजिस्टेंस के हर एक एक्शन के बाद आपको एक पैगाम दे दिया जाता है कि अगर हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो हमारा मोटो, हमारा पैगाम ये है कि आप हमें एक्सप्लॉइट करना बंद कर दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि एक्सप्लॉइटेशन के बाद अब जो एक ही ऑप्शन बचता है बलूचिस्तान के अवाम के लिए, जिसके बाद अगर आप उनसे ये छीन लेंगे तो बलूचिस्तान पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा? तो इतने ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन के बाद, बलूचिस्तान को कोई रिवॉर्ड ना देने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप ये स्मगलिंग का प्रोसेस, ये एस्टैब्लिशमेंट बंद कर देंगे तो लोग आपसे खुश होंगे? तो ना सिर्फ ये 2.2 मिलियन लोग, बल्कि इनसे ताल्लुक रखने वाले, एसोसिएटेड हर एक इंसान इस रेजिस्टेंस का पार्ट बन सकता है। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में क्राइम कितना ज्यादा होगा, बलूचिस्तान में तबाही कितनी ज्यादा होगी। इस छोटी सी स्टेटमेंट की प्रैक्टिकलिटी में आने के बाद आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, पाकिस्तान में किस तरह की तबाही आ सकती है और बलूचिस्तान में किस तरह की तबाही आ सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वेरी हॉनरेबल चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिफ मुनीर साहब से कि सर, आप जरा देख लीजिए कि आपका ये जो स्टेटमेंट है ये किस हद तक तबाही कर सकती है और आपको किस हद तक इसको सुधारने की जरूरत है।